बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज के इस लेक्चर में हम ये लास्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डेंचर बेस मटेरियल। बाकी तमाम इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपका जो डीएम सेशन कंडक्ट किया है उसका एक्सेस आपको दे दिया है जो हमारी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। ठीक है, सो अगर आपने डीएम सेशन में इनरोल होना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अपने आप को इनरोल करवाए और आपको जो है लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो आप उस तरह से अपने डेंटल मटेरियल की रिविजन कर सकते हैं और बाकी सैम्पल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो मैंने तकरीबन पूरा डीएम सेशन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अब डेंचर बेस मटेरियल करवा दी हूँ। और बेटे इस डेंचर बेस मटेरियल वाला चैप्टर देखने से पहले आप जो है सिंथेटिक पॉलीमर वाला चैप्टर लाजमी देख लीजिएगा, जो कि मैंने बुक की एक एक लाइन समझाई हुई है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी पूरा एक्सेस आपने अगर पूरे एक्सेस को जो है लेना है तो आपने क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी हमारे डीएम सेशन में। ठीक है बेटे, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेंचर बेस मटेरियल। स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ये सारा कंटेंट है, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो बेटे डेंचर से क्या समझ आ रहा है? डेंचर क्या है? डेंचर बेसिकली जो है एक सब्स्टिट्यूट होता है जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए बनाया जाता है? मिसिंग नेचुरल टीथ, जो हम जो टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो मिसिंग पार्ट होता है। ठीक है, मिसिंग नेचुरल टीथ होते हैं। ठीक है, और जो उसका जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उस मिसिंग नेचुरल टीथ और जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर के लिए जो हम एक आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, तो बेटे वो डेंचर है। ठीक है, यहाँ पे सेम डेफिनेशन भी मेंशन है। अब डेंचर बेस क्या है? तो बेटे डेंचर बेस जो है वो पार्ट है डेंचर का जो कि रेस्ट करता है आपके टिश्यू पे, फाउंडेशन टिश्यू पे। ठीक है, और जिसमें क्या होती है, टीथ अटैच होते हैं। ठीक है, वो डेंचर बेस है। और डेंचर बेस मटेरियल क्या है? एनी सब्सटेंस विच अ डेंचर बेस में बी मेड, वो सब्सटेंस जिससे डेंचर बेस बनाया जा रहा है, डेंचर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो डेंचर बेस मटेरियल होते हैं। ठीक है बेटे, तो अब आपको समझ आ गया है। ठीक है, कि डेंचर क्या होता है और डेंचर बेस क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है अगर आपके इंसाइज़र जो है, इंसाइज़र एक्सट्रैक्ट हुए हुए हैं, तो अब कितने वो जगह क्या है, वो जगह खाली है, मिसिंग है ना, आपकी मिसिंग है नेचुरलिटी, तो वो जगह खाली है। अब वो कितने बुरे लगेंगे। तो आपने फिर उसको जो है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वो जो एडिशन स्ट्रक्चर है उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेंचर बनाते हैं। तो कोई भी जो आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट होता है, लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखें इसी के जो आर्टिफिशियल बनाया गया है, इसी के थ्रू जो है ये जो आर्टिफिशियल टीथ है, ठीक है, ये क्या हुए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा डेंचर बनता है। आपने देखे भी होंगे मोस्टली बूढ़ों के पूरा डेंचर बना होता है। ठीक है, लाइक जिस तरह से डेंचर मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है ना, तो मोस्टली आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो वहाँ पे जो है वो लोग डेंचर पूरा निकालते हैं। मैग्जली का अलग होता है, मैंडिबल का अलग होता है, किसी का सिर्फ मैग्जली का होता है। तो आप देखें कि वो पूरा एक डेंचर होता है। ठीक है, अब डेंचर में जो वो जो टीथ जो यहाँ पे इंसर्ट होते हैं ना, तो जिस जगह पे मतलब ये पूरा एक आर्टिफिशियल जो बनाया, ये डेंचर है। और डेंचर बेस वो है जो कि वो जो टिश्यू है ना, फाउंडेशन टिश्यू पे जो डेंचर का पार्ट रेस्ट करता है, तो उसे डेंचर बेस कह रहे होते हैं, क्योंकि वो बेस होती है डेंचर की, इस वजह से वो डेंचर बेस है। ठीक है, और ये इस वजह से मैं समझा रही हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा ना ये वाइवा में जो है ना वो आपको ना वो करते हैं कि बेटे अच्छा डेंचर क्या है, तो फिर डेंचर बेस क्या है, तो बच्चे उसी वक्त अटक जाते हैं। वो कहते हैं शायद डेंचर बेस कोई अलग वो है, तो बेटे बिल्कुल एक सेंस होता है कि भाई बेस होगी ना, डेंचर की जो बेस होगी वो डेंचर बेस होगा जो कि फाउंडेशन टिश्यू पे रेस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ठीक है, जिस तरह से मैंने समझाया है आपको याद भी हो गई होगी ये चीज़, कि वाइवा में आप इजीली बोल पाएंगे। बेटे हिस्ट्री जो है ना, आप ऐसे करें कि खुद ही पढ़ लें। बिफोर 18th सेंचुरी जो है क्या किया जाता था, लकड़ी के बनाए जाते थे डेंचर फोजे। ठीक है, आइवरी के बनाए जाते थे, बोन के बनाए जाते थे, और फिर इन 18th सेंचुरी में क्या है, गोल्ड के बनाए गए, पोर्सिलीन के बनाए गए, जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो ये ऐसे ही बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये खुद आप देख लीजिएगा।
इसमें यही है कि भाई जो 19th सेंचुरी में, जिस तरह से मैंने बिफोर 18 और 18 सेंचुरी का बताया, तो बेटे 19th सेंचुरी में कौन से यूज़ होते हैं? तो ये सेलुलॉइड यूज़ होता है, वल्कनाइट और ये कटा पर्चा, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। और ये बेकेलाइट हो गया, ठीक है, स्टेनलेस स्टील और पॉलीस्टीरीन और एक्रेलिक रेजिन, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा बेटे, तो अब रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? आइडियल डेंचर बेस मटेरियल। अब आपको पता चल गया कि डेंचर क्या होता है, डेंचर बेस क्या होता है। आपने जो है बिफोर 18 सेंचुरी देख लिया कि किससे बनाए जाते थे, 18 सेंचुरी, फिर 19 सेंचुरी में आपने देख लिया, ठीक है, और एक्रेलिक वाला मैंने आपको दिखाया स्पेसिफिकली। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई आइडियल जो रिक्वायरमेंट है डेंचर बेस मटेरियल की, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो बेटे बायोलॉजिकली जो है ना, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करूँ क्योंकि, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, ऑर्डर लेस होना चाहिए और टेस्ट लेस होना चाहिए, ठीक है। ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई अगर वो डेंचर, वो जो पेशेंट है वो अपने मुंह में इंसर्ट कर रहा है, तो बेटे वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आपने ऐसे मटेरियल का यूज़ किया डेंचर बनाने में जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है इनसाइड ओरल कैविटी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो पेशेंट तो आपके पास शिकायत लेके आ जाएगा, मुझे टॉक्सिसिटी हो रही है इससे, या मुझे ये इरिटेट कर रहा है। तो कोई ना कोई जो है आपने डेंचर में कोई ऐसा मटेरियल यूज़ किया है जिसकी वजह से वो इरिटेशन हो रही है, वो टॉक्सिसिटी हो रही है, या और वो ठीक है। तो आपने क्या करना है, एस डेंचर बनाते वक्त ऐसे मटेरियल का यूज़ करना है जो नॉन टॉक्सिक हो, नॉन इरिटेंट हो और ऑर्डरलेस हो और टेस्टलेस हो, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो बेटे फिजिकली एस्थेटिक होना चाहिए, लाइक जिस तरह से हमारे नेचुरली है ना, सेम उसी तरह से लगना चाहिए जिस तरह से आपको दिख भी रहा है कि पिंक है बिल्कुल, तो इसी तरह से नेचुरली जिस तरह से है ना एस्थेटिक मीन जो कलर होता है। अब अगर यहाँ पे मैं पिंक लगा दूँ तो कैसा लगेगा? नहीं ना, एस्थेटिकली गुड ही नहीं होगा। तो एस्थेटिकली गुड होना चाहिए। फिजिकल में यही है कि भाई वो ऐसा लगे कि नेचुरली की तरह लगे, नेचुरल लगे, ठीक है। तो जिस तरह से आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है। डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ज़्यादा देर चले ही ना और डायमेंशनली इंस्टेबल हो के टूट जाए। तो बेटे ऐसे मटेरियल यूज़ करने हैं कि वो फिजिकली क्या है, डायमेंशनली स्टेबल हो, एस्थेटिक हो और लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम से कम हो, ठीक है, ताकि इजीली जो है पेशेंट बेयर कर सके। हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उस थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी जो होगी ना उस डेंचर की, वो हाई होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बेयर कर सके जो फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर की, ठीक है, उसको बेयर कर सके, ठीक है बेटे। रेडियो ओपेक होना चाहिए। तो ये सारी मैंने फिजिकल का बताया। उसके बाद केमिकली, तो बेटे केमिकली क्या होना चाहिए, आइनर्ट होना चाहिए। आइनर्ट मतलब वो डेंचर जो है ना, ऐसे नहीं कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो अब वो जो है ना वो डेंचर उससे रिएक्ट कर गया और कुछ और ही आपके अंदर जो है ना रिएक्शन स्टार्ट हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या मतलब कि वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अब हम तो बहुत सारी चीज़ें ठूस रहे होते हैं। तो अब जो है ना डेंचर को आइनट होना चाहिए। आइनट मतलब कि वो रिएक्शन शो ना करे, किसी भी चीज़ के साथ क्या ना शो करे, रिएक्शन शो ना करे, उसको हम कहते हैं आइनट, ठीक है बेटे। ये सारी केमिस्ट्री की टर्म्स है। अच्छा, और इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जो है कोई बहुत ठंडी चीज़ ले रहे हैं या गर्म चीज़ ले रहे हैं तो वो जो है ना सॉल्युबल होके जो है ना पूरा मटेरियल हमारे मुंह से बाहर निकल आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनसॉल्युबल होना चाहिए, मतलब जैसा है वैसा ही हो, ऐसा नहीं कि सॉल्युबल होके जो है ना कुछ और ही बन जाए। तो बेटे इनसॉल्युबल होना चाहिए। और सेकंड क्या है, नॉन एब्जॉर्बेंट, कि वो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब ना करें, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीज़ें जो हम इंटेक करते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो डेंचर एब्जॉर्ब करने लग जाए और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसकी वो डायमेंशनली इंस्टेबल हो जाएगा। तो बेटे इस वजह से कह रहे हैं कि केमिकली वो आइनर्ट होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। बेटे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वाइवा में आपसे पूछते हैं कि बेटे बायोलॉजिकल क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आइडियल डेंचर बेस मटेरियल की। तो आपको जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी बच्चे को भी ये लेक्चर सुनाएंगे ना, वो फर वाइवा में बोलने लगेगा, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ेस तो बहुत पेश करते हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं रहेगा कि भाई ये हो गया था, वो हो गया था, याद नहीं रहा था।
और केमिकली वो पूछेंगे कि बेटे केमिकली क्या होनी चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने मतलब एक एक चीज़ जो आईनेट है ना उसकी मीनिंग बता रही हूँ, फिर आपको एक कहानी में समझा रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो वो हो जाएगा। इस तरह से फिर आपको चीज़ याद रहती है। मतलब मैं हर उसमें जो है ना आपको एक डिटेल में लेके जा रही हूँ ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद से है मैकेनिकल। अब मैकेनिकल क्या होनी चाहिए बेटे? मैकेनिकली उसकी जो है जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हाई होनी चाहिए। आप खुद सोचें, जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होगी तो रिजिडिटी ज़्यादा होगी, वो रिजिड होगा। ये ऑलरेडी चैप्टर 2 में A to Z सारी चीज़ें बताई हुई है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर जिसने चैप्टर 2 लिया होगा, चैप्टर 2 जो है ना डेंटल मटेरियल की अलिफ बे है। आप अलिफ बे नहीं पढ़ेंगे तो उर्दू आएगी नहीं आपको। ठीक है, सेम आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे नहीं तो डेंटल मटेरियल के हर चैप्टर में फिर आप अटकेंगे और लटकेंगे। सॉरी, क्या ही कहूँ, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि चैप्टर 2 पढ़ लो। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ा कि हाई वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए। जब वो हाई होगी तो बेटे रिजिड होगा वो। ठीक है, सेकंड क्या है, हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए। जब हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट होगी तो क्या होगा, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ठीक है, वो प्रिवेंट हो सकेगी। ठीक है बेटे। ठीक है, तो शुरू के 2 पॉइंट मैंने क्या बताया कि हाई वैल्यू ऑफ मॉडुलस इलास्टिक होनी चाहिए और रिजिडिटी होनी चाहिए, इलास्टिक लिमिट हाई होना चाहिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन का लिमिट हाई होना चाहिए ताकि वो बहुत देर बाद मतलब कोई छोटी छोटी फोर्स से डिफॉर्मेशन कॉज ना करे। ठीक है, सफिशिएंट फ्लेक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एडुकेट फैटिक लाइफ होनी चाहिए, हाई फैटिक लिमिट होनी चाहिए। अब ये सारी वो टर्म्स है जो कि मैंने बच्चों की तरह आपको चैप्टर 2 में पढ़ाई हुई है। ठीक है, गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैसे नहीं कि अगर वो आपके हाथ से गिरे तो वो जो है टूट जाए। आपने देखा होगा ना कि बुज़ुर्गों के हाथ से अगर डेंचर गिर जाता है ना तो जो अच्छा डेंचर होता है वो नहीं टूटता, लेकिन जो कच्चा डेंचर होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए ताकि वो अगर गिरे भी आपके हाथ से तो वो टूटे ना। ठीक है, सफिशिएंट एब्रेजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये सारा मैकेनिकल में है और ये जो टर्म्स है बेटे ये आपको चैप्टर 2 पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे तो आपकी टिप्स पे होंगे। अब मैं अगर ये टर्म्स समझाने बैठी ना तो मेरा लेक्चर जो है ना मुझे लग रहा है कि 2 दिन बाद ख़त्म ही होगा। ठीक है, उसके बाद मिसलिनियस जो है वो यही है कि भाई इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मटेरियल का यूज़ करें जो अच्छे भी हो, सारी प्रॉपर्टीज़ भी दे और इनएक्सपेंसिव भी हो। ठीक है, लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ हो जिसकी, ऐसे मटेरियल यूज़ करें। ठीक है, अब शेल्फ़ लाइफ क्या होती है, चैप्टर 2 बार चैप्टर 2 ही आ रहा है। ठीक है, ताकि आप उसे ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सके शेल्फ़ लाइफ। ठीक है, शेल्फ लाइफ वो होती है, बाकी चैप्टर 2 में अच्छे से डेफिनेशन मेंशन है। ठीक है, और इजी टू मैनिपुलेट, ऐसे मटेरियल का यूज़ करें जो इजी टू मैनिपुलेट हो और आप इजीली जो है डेंचर की फॉर्मेशन कर पाए। और इजी टू रिपेयर, जो कि अगर वो डिफॉर्म भी हो जाए तो आप उसको इजीली क्या कर सके, रिपेयर कर सके। ठीक है बेटे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पर। तो सबसे पहले तो अगर अकॉर्डिंग टू यूज़ मैं आपको बताऊँ, डेंचर बेस्ड मटेरियल को हम पहले देखें अकॉर्डिंग टू यूज़। ठीक है, फर्स्ट हम किसकी बेस पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूज़। तो टेम्पररी भी होते हैं डेंचर और परमानेंट भी होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना कि बुजुर्गों में परमानेंट वो लगा लेते हैं क्योंकि उनके सारे जो दांत हैं ना वो निकल जाते हैं, तो फिर उनको परमानेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, एक टेम्पररी, दूसरा परमानेंट। टेम्पररी में क्या होते हैं, टेम्पररी में सेल्फ क्योर एक्रेलिक भी होता है, शेलिक बेस प्लेट भी होती है और बेस प्लेट वैक्सेस भी होती हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए कि भाई ये 3 टेम्पररी में आती है। और जो परमानेंट में होती है वो हाई क्योर रेजेंस है, लाइट क्योर रेजेंस है, पोर्ट टाइप है। ठीक है, ये परमानेंट में आती है। अच्छा, उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू मटीरियल सिस्टम में बात करूँ, ठीक है, कि डेंचर बेस मटीरियल जो है, जो मटेरियल के लिहाज से कितनी टाइप से, तो 2 है। एक मेटल बेस होता है, एक नॉन मेटल बेस होता है। बेटे मेटल बेस में डेंचर जो है ना वो मेटल के थ्रू, मेटल मटेरियल्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, लाइक कोबाल्ट क्रोमियम से, स्टेनलेस स्टील से, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, गोल्ड। ठीक है, इनका यूज़ करके जो डेंचर बनाया जाता है वो मेटल डेंचर बेस होता है। ठीक है, तो एक टाइप तो ये हो गई अकॉर्डिंग टू मटेरियल सिस्टम। दूसरी क्या है, नॉन मेटल, मीन जिसमें कोई मेटल का यूज़ ना किया गया हो। ठीक है, एक्रेलिक रेजन, जो कि मोस्टली हम
क्लिनिक में देख रहे होते हैं, ठीक है। और विनाइल रेजेंस हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, जिसमें हम मेटल का यूज़ नहीं करते, रेजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटे। तो मैंने आपको 2 टाइप्स बता दी अकॉर्डिंग टू मटेरियल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि भाई मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के लिहाज से डेंचर बेस को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है एडिशन, सेकंड क्या है कंडेंसेशन। अब एडिशन में कौन से आ जाते हैं मटेरियल, एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है ना एक ऐसा मटेरियल है जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू सेट होता है, इसी वजह से ये एडिशन वाली कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। सेकंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर आप डेंचर को मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो एडिशन पॉलीमराइज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एडिशन की कैटेगरी में आ रहा है। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि पॉलीमराइजेशन की 2 टाइप्स है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में एक्रेलिक पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट, ठीक है बेटे। और ये आप देख रहे होते हैं क्योंकि हम इसी का यूज़ कर रहे होते हैं अपने क्लिनिक्स में, तो उसमें जो कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रही होती है एडिशन, ठीक है बेटे। और दूसरी जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बेकेलाइट में मिलेगी, आपको नाइलॉन में मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, BCQs भी आया था कि बेकेलाइट जो है उसमें कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, तो उसमें कंडेंसेशन हो रही होती है, ठीक है। और ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हम अपने क्लिनिक्स में भी देख रहे होते हैं कि उसमें एडिशन पॉलीमराइज की हम एक्रेलिक का लाइक अभी जो हमने बात की कि नॉन मेटल जिसमें एक्रेलिक रेजेंस के थ्रू हम मोस्टली डेंचर बनाते हैं तो उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही होती है। मैं आपको लिंक करके इस वजह से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वरना मुझे शौक नहीं है कि मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ। मैं एक पूरे लेक्चर को 10 मिनट में भी डिलीवर कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से होशो हवास में रह के लेक्चर लिया करो। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अब एक्टिवेशन के लिहाज से थर्मल एक्टिवेशन भी है, केमिकल एक्टिवेशन भी है, लाइट एक्टिवेशन भी है और माइक्रोवेव एनर्जी के थ्रू भी एक्टिवेशन है। तो बेटे जो थर्मल एनर्जी है ना उसमें हीट क्योर एक्रेलिक यूज़ किया जाता है। खुद सोचें कि भाई एक्टिवेशन होती क्या है, एक्टिवेशन होती क्या है मैं नहीं बताऊंगी, आपने सिंथेटिक पॉलीमर वाला चैप्टर जाके देख लेना है, ठीक है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, बुक की एक एक लाइन पढ़ाई हुई है मैंने, ठीक है। तो वो देखने के बाद फिर आप ये देखेगा। अब एक्टिवेशन में सबसे पहले जो थर्मल है, थर्मल से क्या समझ आ रहा है आपको, उसमें क्या दिया हुआ है हीट क्योर एक्रेलिक। यार जो एक्रेलिक रेजिन से जो हम डेंचर बनाएंगे, ठीक है, तो अगर हम उसको थर्मल एक्टिवेशन में देखें तो हीट क्योर एक्रेलिक, मतलब हमने क्या कर दिया उस एक्रेलिक को हीट क्योर कर दिया। हीट क्योर क्यों किया, क्योंकि हमने थर्मली उसको एक्टिवेट किया। हीट मीन टेम्परेचर और थर्मल क्या है टेम्परेचर, कि भाई थर्मली, ठीक है, हीट के थ्रू आपने उस एक्रेलिक रेजन को एक्टिवेट किया है, ठीक है, तो वो थर्मल में आ जाएगा। केमिकल में क्या आएगा सेल्फ क्योर एक्रेलिक, जो खुद से होगा, मतलब वो जो एक्रेलिक रेजन है वो जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो उसमें खुद से कोई ऐसा एक्टिवेटर डाला होगा, केमिकल एक्टिवेटर डाला होगा, जो कि अगर आप सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्टिवेटर है, मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो वो एक्टिवेटर जो है वो डलता है उन्हीं मटेरियल में और वो सेल्फ क्योर इसी वजह से कहलाता है, तो वो केमिकल में आ जाता है, ठीक है। लाइट एक्टिवेटेड नाम से ही जाहिर है कि भाई लाइट पड़ेगी तो एक्टिवेट होगा। माइक्रोवेव एनर्जी पड़ेगी तो एक्टिवेट होगा। थर्मल में भी वही है कि भाई हीट पड़ेगी तो एक्टिवेट होगा। केमिकल में वो सेल्फ क्योर एक्रेलिक होते हैं जिसमें एक्टिवेटर डलते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स पे। ये जो है EMQ है, लिख के रख ले, ये EMQ आता रहता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 जो है हीट पॉलीमराइजेशन पॉलीमर है। अब ये जो है ना डेंचर बेस की टाइप्स है कि भाई ये टाइप है। टाइप 1 में हीट पॉलीमराइज पॉलीमर्स आ जाते हैं। एक्रेलिक रेजन्स जो पॉलीमराइजेशन मैंने आपको बताई कि 2 तरह की होती है, एक एडिशन होती है, एक कंडेंसेशन होती है। तो अब ये टाइप्स की बेस पे है कि भाई टाइप 1 में क्या होता है हीट पॉलीमराइजेशन पॉलीमर होते हैं और उसमें क्लास 1 में पाउडर एंड लिक्विड होता है और क्लास 2 में प्लास्टिक केक्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक केक्स केक्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्लास 2 में। तो ये आता है EMQ, याद रखना है आपने। टाइप 2 में क्या है ऑटो पॉलीमराइज पॉलीमर, जिसमें क्लास 1 में पाउडर एंड लिक्विड है और क्लास 2 में क्या है पाउडर एंड लिक्विड पोर टाइप रेजन है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसके, क्लास 2 में पोर टाइप है। टाइप 3 क्या है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, या ब्लैंक थर्मोप्लास्टिक, ब्लैंक और पाउडर, ठीक है, मतलब थर्मोप्लास्टिक होता है ब्लैंक की शिकर और पाउडर की शिकर में। टाइप 3 क्या है लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल। टाइप 5 क्या है माइक्रोवेव
क्योर मटेरियल। ठीक है, तो बेटे ये सारे टाइप्स अपने याद रखनी है और एक दफ़ा अपनी डीएम की बुक से देख भी लीजिएगा, आपकी बुक में टेबल बना होगा इसी तरह से, तो आपने एक दफ़ा से वहाँ से भी देख लेना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम डेंचर। उसके सबसे पहले मैं आपको मेटल डेंचर बेस्ड मटेरियल, लाइक जिस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू यूज़ देखा, अकॉर्डिंग टू मटेरियल देखा कि भाई एक मेटल बेस है, एक नॉन मेटल बेस है, तो मेटल डेंचर बेस्ड मटेरियल कौन से है? मेटल डेंचर बेस जो इंडिकेशन है जिस तरह से आपको दिख रहा है, ये देखें मेटल का यूज़ किया गया है, साफ दिख रहा है। तो सिंगल मैक्सिलरी कंप्लीट डेंचर, ये क्या है, कौन सा आपको दिख रहा है? मैक्सिलरी दिख रहा है ना, मैक्सिलरी कंप्लीट डेंचर अपोजिंग नेचुरल मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, जो कि अपोजिंग है नेचुरल मैंडिबुलर टीथ के। ठीक है, ये मैंडिबुलर टीथ आपको देख रहे हैं, ये नीचे जो है ये मैक्सिलरी है। ठीक है, और ये अनफेवरेबल ऑक्लूजन है, हैवी इंटीरियर कांटेक्ट होता है, हैवी मेस्टिकेशन फोर्सेस लगती है, जाहिर सी बात है मेटल यूज़ किया गया है तो इसी वजह से, और इंटीरियर जो कांटेक्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्यूरेसी एंड परमानेंट ऑफ फॉर्म, तो बेटे मोर एक्यूरेट होता है ये मेटल वाला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और मेंटेन करता है एक्यूरेसी। ठीक है, विदाउट चेंज इन माउथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल स्टेन जो है ना, ये रिलीज होते हैं आफ्टर ये इंटरनल, तो जो इंटरनल स्ट्रेन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं बाद में, जब वो कॉज करते हैं डिस्टॉर्शन। ये सारी चीज़ें इसको छोड़ दें। अच्छा, पहला पॉइंट बस याद रखिएगा कि मोर एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव टिश्यू रिस्पॉन्स क्या है कि वो जो है बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी करता है। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मेटल बेसिस की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर चेंजेस जो है उसको ट्रांसमिट करता है थ्रू मेटल टू द अंडरलाइंग टिश्यू टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल बर्निंग बाय हॉट फूड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, लाइक कोई आपने बहुत ज़्यादा कोई होता है कि बहुत गरम गरम खाना ठूस रहा होता है, गरम गरम चाय पी रहा होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर वो डेंचर उसने ले पहना हुआ है, तो अगर वो मेटल डेंचर है तो उसका जो टेम्परेचर चेंज है ना, वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा मेटल में जब ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर वहाँ से वो अंडरलाइंग टिश्यू में जाएगा और इस तरह से प्रिवेंट हो जाएगा और आपका जो हालत है ना वो जलने से बच जाएगा। ठीक है, पेशेंट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वेट और बल्क थिनर देन, ये थिनर होता है, जो मेटल होता है ना ये थिनर होता है। एक्रेलिक रेजन जो हम यूज़ करते हैं ना, रेजन जो हम यूज़ करते हैं, तो ये उससे हल्का होता है मेटल वाला। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये हल्का होता है। एंड स्टिल हैव एडुकेट स्ट्रेंथ, और इसकी एडुकेट स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, लेकिन ये महंगा बहुत होता है, इसकी प्रॉपर्टीज तो आपको बड़े मज़े की लग रही है। ठीक है, अच्छा, एस्थेटिकली नॉट एक्सेप्टेबल, ये इसका डिसएडवांटेज है। आपने बहुत इसके एडवांटेज पढ़ लिए, मज़े से आप इसके एडवांटेज पढ़ते रहें। अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बता रही हूँ कि बड़े डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं है। मतलब ये खुद सोचे मेटल की तरह है और अब बिल्कुल जो है ना, जिस तरह से मैंने आपको पिक्चर में दिखाया तो वो एस्थेटिकली अच्छा नहीं था, जबकि आपने एक्रेलिक रेजन को देखा था कि वो एस्थेटिक अच्छे थे, लाइक नेचुरली लाइक थे। ठीक है, जबकि ये मेटल वाले नहीं होते, एस्थेटिकली नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं होते, एस्थेटिकली नॉट गुड। जो रीलाइनिंग करते हैं ना, वो इसकी डिफ़िकल्ट होती है मेटल डेंचर बेस की। और रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल फेशियल कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी अचीव, जो नॉर्मल जो फेशियल कॉन्टूर होता है ना, वो इस मेटल से अचीव नहीं हो पाता, जो एक्रेलिक रेजन में अचीव होता है। ठीक है, तो इसमें बस यही था। ठीक है, मेटल का। उसके बाद यही कि डिफरेंट मेटल डेंचर बेस्ड मटेरियल यूज़ होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि बेटे कोबाल्ट क्रोमियम यूज़ होता है, निकल क्रोमियम यूज़ होता है, उसमें निकल इतने % होता है, क्रोमियम इतने % होता है। ठीक है, क्रोमियम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टार्निश रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कोबाल्ट एंड निकल, तो बेटे ये अगर मैं इसको थोड़ा सा कोबाल्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है इलास्टिक मॉड्यूलस को, स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को। ठीक है, कार्बन जो है कंटेंट इंक्रीज़ करता है हार्डनेस ऑफ कोबाल्ट बेस एलॉयस की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन 0.2 हार्ड। ठीक है, 0.2% भी बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगा, और जाहिर सी बात जब बहुत चीज़ हार्ड हो जाती है तो वो ब्रिटल भी हो जाती है। ठीक है, तो एलुमिनियम का 3 to 6%, इसको बस छोड़ दें,
इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी आपको साइड मेटल्स का पता होगा कौन क्या करता है। अगर नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले ले, बल्कि आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ तो ये PDF शेयर होती है, ठीक है, तो वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इन सबको। डेंचर बेस पॉलीमर पे आ जाओ बेटे। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर, ये पॉलीमर जो है ना, मुझे समझाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक पॉलीमर में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि पॉलीमर क्या बला है, ठीक है। तो अब पॉलीमर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पॉलीमर एक लॉन्ग चेन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, ठीक है। और किस तरह से प्रोड्यूस होती है? बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसे हम मोनोमर कहते हैं, वो मिल के क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है दो डिफरेंट या कंपैटिबल मोनोमर्स के दरमियान, ठीक है, वो किस तरह से होता है? वो एक पॉलीमेरिक प्रोडक्ट होता है, कोपॉलीमर, ठीक है, ठीक है बेटे। उसके बाद रेजेंस क्या है? रेजेंस जो है ये सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? प्लास्टिक मटेरियल को फॉर्म करते हैं आफ्टर पॉलीमराइजेशन। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि सिंथेटिक है, ठीक है। मतलब उसको जो है क्या किया जाता है? सिंथेटिकली जो है अचीव किया जाता है, इस वजह से सिंथेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? जब ये पॉलीमराइज हो जाती है तो ये एक प्लास्टिक मटेरियल की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो रेजेंस कहलाते हैं, ठीक है बेटे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने सिंथेटिक पॉलीमर में बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लो। तो ये बेस ऑन अपाइकल, ये सारी पॉलीमर की क्लासिफिकेशन है कि भाई अगर हम उसकी बेस पे देखें, बेस ऑन स्पेशल अरेंजमेंट, तो लीनियर है जिस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लीनियर है, ये ब्रांच है, और ये देखें ये क्रॉस लिंक है, ये सारा क्रॉस लिंक आपको नज़र आ रहा है, क्रॉस लिंक हो रहे हैं, ठीक है। और जब हम बेस ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन देखें, वही एडिशन और कंडेंसेशन है, और वही जो मैंने आपको सेम पढ़ाया हुआ है कोपॉलीमराइजेशन की बेस पे देखें तो रैंडम है, ठीक है। लाइक आप ये देख रहे हैं कि रैंडम है, कि पहले 1 इसमें कंपेटेबल आया मोनोमर, जिस तरह से मैंने कोपॉलीमर का बताया, फिर पहले एक के बाद आया, फिर 4 के बाद आ रहा है, फिर 2 के बाद आ रहा है, फिर 2 के बाद आ रहा है, फिर मतलब रैंडम है, ठीक है। जबकि ग्राफ टाइप में आप देखें कि उसमें जो है एक जो है बिल्कुल मोनोमर्स की है और एक जो है कोपॉलीमर की इस तरह से है, और ब्लॉक टाइप में जो है इस तरह से ब्लॉक कोपॉलीमर की फॉर्म में है, जो कि अटैच है डिफरेंट मोनोमर्स के साथ, ठीक है। डिफरेंट मोनोमर्स जो है कंपेटेबल मोनोमर्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो ब्लॉक टाइप में आ जाती है, ठीक है बेटे। तो ये बस नाम याद रख लें, इतना कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोनोमर जो है रिएक्ट करते हैं, वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई कि बेटे मोनोमर आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, और किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होता है ना पॉलीमर का, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, जो कि ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। अब इस एडिशन पॉलीमराइजेशन की स्टेप है, पहला है इंडक्शन, फिर है प्रोपेगेशन, फिर है चेन ट्रांसफ़र, फिर है टर्मिनेशन। अच्छा, इंडक्शन क्या है बेटे? इंडक्शन में क्या आ जाता है? इंडक्शन में आ जाती है आपकी एक्टिवेशन। एक्टिवेशन किस तरह से होती है बेटे? फ्री रेडिकल, ये सारा सिंथेटिक पॉलीमर का है। अगर जिसने सिंथेटिक पॉलीमर चैप्टर देखा है तो उसको ये सारी चीज़ें आती होगी, और वैसे ही मुझे मिस कर देना चाहिए, इसको मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सिंथेटिक पॉलीमर में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ा देती हूँ थोड़ा बहुत ना। एक्टिवेशन में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं बाय एक्टिवेशन ऑफ रेडिकल प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल। रेडिसिंग प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट जब हम करते हैं तो उससे फ्री रेडिकल मिलते हैं, और वही फ्री रेडिकल एक्टिवेशन में पार्ट अदा करती है, ठीक है। अब उसमें जो है हीट एक्टिवेटेड भी है। हीट एक्टिवेटेड में जो इनिशिएटर है, अच्छा इनिशिएटर जो इनिशिएट करता है, सिंथेटिक पॉलीमर चैप्टर जाके पढ़ लेना, मैं यहाँ पे डिटेल से नहीं समझा सकती, तो बस आपने ये टेबल लाजमी याद रखना है कि बेटे हीट एक्टिवेटेड में इनिशिएटर क्या होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड, और एक्टिवेटर क्या होता है? हीट होता है। जाहिर सी बात है, हीट एक्टिवेटर है तो एक्टिवेटर तो हीट ही होगा। इनिशिएटर याद रख लें बेंजोइल पेरोक्साइड। केमिकल एक्टिवेटर में सेम बेंजोइल पेरोक्साइड ही है इनिशिएटर, लेकिन उसमें जो एक्टिवेटर है, क्योंकि वो केमिकल है, केमिकल मैंने भी आपको बताया था कि ये सेल्फ क्योर होता है, ठीक है, ये सेल्फ क्योर होता है। हीट एक्टिवेटर हीट क्योर होता है, जबकि ये जो होता है केमिकल एक्टिवेटर, ये सेल्फ क्योर होता है। तो सेल्फ क्योर में जो एक्टिवेटर है वो टर्शियरी अमाइन है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि खुद जाके देखें, तो अब देखिए मैंने आपको दिखा दिया, टेबल याद रख लें, और सिंथेटिक पॉलीमर के चैप्टर लाजमी ले लीजिएगा। लाइट एक्टिवेटेड में
जो इनिशिएटर है वो कॉम्फर क्यूनोन होता है और एक्टिवेटर क्या है, विजिबल लाइट। जाहिर सी बात है लाइट ही होगी, विजिबल लाइट। तो बेटे ये पूरा BCQ EMQ भी आ सकते हैं, वाइवा में भी वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रही हूँ। प्रोपोगेशन क्या होगी बेटे, प्रोपोगेट करेगी चेन, ठीक है, रिजल्टिंग फ्री रेडिकल मोनोमर कॉम्प्लेक्स देन एक्ट एज अ न्यू फ्री रेडिकल, ठीक है। इस तरह से जो है ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ा सकती बेटे। आपने सिंथेटिक पॉलीमर इस देख लेना है, पहले वो सारी वीडियोस देखें फिर आइएगा इस चैप्टर पे, ठीक है। चेन ट्रांसफ़र ये भी मैंने उसी में बताई है, सिंथेटिक पॉलीमर में देख लीजिएगा कि चेन किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। इसमें बस यही होता है चेन ट्रांसफ़र में कि जो एक्टिव फ्री रेडिकल ग्रोइंग चेन होती है ना, वो जो है ना ट्रांसफ़र होती है अनदर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, जो कि कोई एक्टिवेटेड पॉलीमर चेन होती है। इस तरह से एक न्यू फ्री रेडिकल बनता है और फिर फर्दर इस तरह से बार बार जो है वो दूसरी के साथ ट्रांसफ़र हो रही होती है और चेन ट्रांसफ़र हो रही होती है। टर्मिनेशन पॉइंट फिर आ जाता है, टर्मिनेशन चेन टर्मिनेशन किस तरह से होती है, ये होती है फ्रॉम चेन ट्रांसफ़र से, ठीक है। एडिशन पोलिमराइजेशन जो है, ये सारी चीज़ें ना सिंथेटिक पॉलीमर मैंने डिटेल में पढ़ाई है, वो देख लीजिएगा। एडिशन पोलिमराइजेशन रिएक्शन जो है ना वो अक्सर टर्मिनेट हो जाते हैं बाय डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है, कोई डायरेक्ट कपलिंग हो गई, ठीक है, ऑफ टू फ्री रेडिकल चेन एंड, मतलब दो फ्री रेडिकल चेन एंड से, लाइक आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये डॉट, ये कार्बन पे एक ये फ्री रेडिकल है, एक ये फ्री रेडिकल चेन, मतलब फ्री रेडिकल चेन एंड्स है। तो जब इनकी डायरेक्ट कपलिंग होती है ना तब टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और बाय द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन ग्रोइंग चेन टू अनदर, या क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए हाइड्रोजन एटम का, लाइक जो आपको सेकंड वाली में नज़र आ रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है हाइड्रोजन एटम का। तो अगर एक्सचेंज होगा हाइड्रोजन एटम का एक चेन से दूसरी चेन में, तो फिर क्या होगा कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकते हैं कि टर्मिनेशन किस तरह से होती है, डायरेक्ट कपलिंग और फ्री रेडिकल एंड चेन, जिस तरह से मैंने बताया, ये एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये डायरेक्ट कपलिंग से टर्मिनेट हो रहे हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया कि जब एक्सचेंज होगा हाइड्रोजन एटम का फ्रॉम वन ग्रोइंग से टू अनदर, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये वाली क्लासिफिकेशन भी EMQ में आती है, ठीक है, EMQ क्वेश्चन है ये। डेंचर बेस्ड मटेरियल में हीट क्योर देखा आपने, हीट क्योर, ऑटोपोलिमराइज और इंजेक्शन मोल्डेड, ठीक है। अब हीट क्योर में कन्वेंशनल आता है, हाई इम्पैक्ट आता है, नहीं ये वाला EMQ में नहीं आता, सॉरी बेटे, ठीक है, ये EMQ में नहीं आता। और इंजेक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है। जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना उसको मैं आपसे कहती हूँ कि बेटे एक रीड दे दो, बस ज़िंदगी में एक रीड तो दे देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, हीट एक्टिवेटेड डेंचर बेस्ड रेजन, अब उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स और उसके फंक्शन, मिथाइल मेथैक्रिलेट का क्या फंक्शन है कि वो जो है प्लास्टिसाइज दी पॉलीमर, जो पॉलीमर होता है उसको प्लास्टिसाइज करता है, मिथाइल मेथैक्रिलेट, ठीक है। और डाईब्यूटाइल मेथैलेट क्या होता है, वो प्लास्टिसाइजर होता है, ठीक है। और ग्लाइकोल डी मेथैक्रिलेट क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा क्रेजिंग को। हाइड्रोक्विनोन होता है जो कि क्या करेगा, ये सारे इंग्रेडिएंट है जिसके फंक्शन बता रही हूँ। हाइड्रोक्विनोन इनहिबिट करेगा और इस तरह से प्रिवेंट करेगा प्री नेचर पॉलीमराइजेशन को, ठीक है बेटे, बस। और इसमें यही है सारे इंग्रेडिएंट्स, उसके फंक्शन आपने ये देख लेने हैं, ठीक है। पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट मेजर कंपोनेंट है और इथाइल और ब्यूटाइल मेथैक्रिलेट जो है कोपॉलीमर इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड बता दिया इनिशिएटर है, और ये जो है कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड, ये डाइज हैं, ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करने के लिए हम डालते हैं, ठीक है। जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है ये ऑपिसफायर है, जो अपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। डायब्यूटाइल थैलेट जो है प्लास्टिसाइजर है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, इनऑर्गेनिक फिलर लाइक ग्लास फाइबर हो गया, वो हो गया, सॉरी बेटे,
सो सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, खुद ब खुद मोबाइल चल रहा है। इनऑर्गेनिक लाइक ग्लास फाइबर हो गया, जर्कोनियम हो गया, सिलिकेट हो गया, एलुमिना हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है, इंप्रूव करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्टिफनेस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्टिफनेस को इंप्रूव करता है। डायस्थेटिक नाइलोन हो गया और एक्रेलिक बेसिस हो गए, तो टू स्टिमुलेट करता है स्मॉल कैपिलरीज को। तो बेटे ये सारी हीट की ओर था। पॉलीमर मोनोमर रेशो इंटरेक्शन, ठीक है, तो ये वो है जो आपने लैब में भी किया होगा, यकीनन किया तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्या बहुत से बच्चे कहें कि मैम हमने नहीं किया। बेटे ये करवाते हैं, ठीक है, बनवाते हैं, डेंचर बनवाते हैं, तो हमसे भी बनवाया था, आपसे भी यकीनन बनवाया होगा। तो पॉलीमर मोनोमर रेशो इंटरेक्शन, ठीक है, तो पॉलीमर मोनोमर जो है 3:1 है, ठीक है। और फिर बाय वेट अगर बात करें, बाय वॉल्यूम अगर बात करें तो 2:1 है। अब उसमें सबसे पहले सैंडी स्टेट आती है, ठीक है। सैंडी स्टेट जो है ना वो क्या होती है, ग्रेनी पॉलीमर बीड्स होते हैं इसमें, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंगी फेज़ आता है। स्ट्रिंगी फेज़ में क्या हो जाती है कि जो विस्कोसिटी होती है ना मोनोमर की, वो बढ़ना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब जाहिर सी बात है जब इंक्रीज़ होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो फिर क्या होगा, स्टिकनेस भी इंक्रीज़ होगी, वो चिपकेगा, लाइक आप देख रहे हैं कि वो चिपक रहा है, स्ट्रिंगी कह रहे हैं इसी वजह से। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, डफ स्टेज जिसे हम कहते हैं, जो कि आइडियल होती है, इसमें इंक्रीज़ हो जाती है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इनिशिएट स्ट्रिंगी में हो गई थी, इसी वजह से चिपक रहा था, स्टिकनेस लाइक प्रॉपर्टी थी। और डफ में क्या हो जाती है, इंक्रीज, बहुत तेज़ी से पॉलीमराइजेशन इंक्रीज हो जाती है और पेलेबल हो जाता है और डफ लाइक बन जाता है, जिस तरह से आपको दिख रहा है। और ये इस तरह से पकड़ा भी था हम लोगों ने। अच्छा, फोर्थ स्टेज है रबरी स्टेज। उसमें क्या होता है कि अच्छा बेटे ये मैं आपको स्टेज बता रही हूँ कि भाई इस स्टेज में क्या प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। रबरी में आपको मिलेगी इलास्टिक मिलेगी। इलास्टिक क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें जो एवोपोरेशन होगी ना, एक्सेस मोनोमर जो होंगे वो एवोपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे वो रबरी स्टेज कहलाएगी। और स्टिफ क्या होगा? स्टिफ मीन कंप्लीट एवोपोरेशन। जब कंप्लीट एवोपोरेशन हो जाएगी ना मोनोमर की, तो वो जाहिर सी बात स्टिफ हो जाएगा ना बिल्कुल, तो इस वजह से। और जब एवोपोरेशन एक्सिस मोनोमर की होगी, मीन लाइक जो एक्सिस मोनोमर है जिसका कोई काम ही नहीं है, तो वो इलास्टिक मीन रबरी स्टेज होगा, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें थी। डब फॉर्मिंग टाइम, वर्किंग टाइम, तो बेटे फॉर्मिंग टाइम क्या है? लेस देन 40 मिनट है। वर्किंग टाइम क्या है? एटलीस्ट 5 मिनट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हीट एक्टिवेटेड डेंचर बेस की प्रॉपर्टीज़ देख लो। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? गुड अपीयरेंस है, हाई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन है, इजीली फैब्रिकेट हो जाता है, लो कैपिटल कॉस्ट है, गुड सरफेस फिनिश है, इजीली फिनिश आप कर सकते हैं इसकी सरफेस को, हीट एक्टिवेटेड डेंचर बेस मटेरियल को। डिसएडवांटेज क्या है? फ्री मोनोमर कैन कॉस्ट सेंसिटाइजेशन, ठीक है, मतलब जो फ्री मोनोमर है वो सेंसिटाइजेशन को कॉज कर सकते हैं। लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है, मतलब अगर पेशेंट के मरीज़ से ये पेशेंट के हाथ से जो है अगर ये फ्रेश पे गिरेगा ना तो ये टूट जाएगा। एक्चुअली बहुत फास्ट बोल रही होती हूँ तो इस वजह से मैं गलती कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कम से कम अब मैं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो इस वजह से मुझे बहुत फास्टली बोलना पड़ता है और फिर बोल के ना कुछ गलत ही बोल देती हूँ, ठीक है बेटे। अच्छा, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ लो इनफ टू ट्रांसपोर्ट टेंशन डिजाइन को लो, ये इसको छोड़ दे। फैटिक लाइफ टू शॉर्ट होती है, ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ लो होती है इसकी, इस वजह से जो है ये पुअर डेंचर डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और फैटिक लाइफ टू शॉर्ट होती है, रेडियो लिसेंसी होती है, ठीक है। तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद हाई इम्पैक्ट रेजिन्स कौन से हैं? तो बेटा ये ऑलरेडी मैंने बताया कि बेटा ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप खुद बाकी इसकी डिटेल ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप खुद डिटेल पढ़ लीजिएगा बेटे। हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ रबर रेनफोर्स होता है, जो ब्यूटाडाइन स्टेरीन पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट होता है। इसके एडवांटेज क्या है? गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। डिसएडवांटेज क्या है? रिड्यूस स्टिफनेस, ठीक है। बाकी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा। फाइबर रीइंफोर्स रेजन्स जो होते हैं वो मेटल फाइबर रीइंफोर्स होते हैं, जिस तरह से आपको दिख भी रहा है, ठीक है। ये देखें, ये ग्लास फाइबर है और दूसरा देखें कि पॉलीइथाइलिन है रीइंफोर्स फाइबर्स, ठीक है। तो ये मेटल वाले होते हैं। कार्बन ग्रेफाइट फाइबर रीइंफोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे देख लें। इसके एडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ। एडवांटेज क्या है? हाई स्टिफनेस एंड हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है, गुड फैटिक लाइफ होती है, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स होते हैं जो कि गुड ट्रांसलूसेंसी और सरफेस फिनिश देते हैं। डिसएडवांटेज के ये है कि कार्बन और कार्बन फाइबर्स होते हैं जो कि पुअर कलर और पुअर सरफेस आपको
देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये सारे कंपेरिजन इम्पैक्ट्स है, ठीक है, रेजन रेनफोर्स विद डिफरेंट फाइबर्स के साथ, ठीक है। लाइक इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की कंपैरिजन है, किसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का, जो रेजन रेनफोर्स है डिफरेंट फाइबर्स के, तो पॉलीथाइलिन की सदस्य के ग्लास है, फिर ये थिक कार्बन है, फिर थिन कार्बन है, और फिर अनरीनफोर्स है, ठीक है। तो ये याद रख लें, मे बी वो आ जाए BCQs में कोई पूछ ले। अच्छा, रैपिड हीट पॉलीमराइज पॉलीमर जो होते हैं वो कुछ कन्वेंशनल मटेरियल होते हैं सिवाय किसके, अल्टर इनिशिएटेड सिस्टम के, जो कि हीट प्लस केमिकल होता है, ठीक है। बस इसमें जो है ये खुद आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोवेव रेजन्स आर द सेम, लेकिन इसमें कन्वेंशनल लाइक रेजन जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, बस जो कन्वेंशनल मटेरियल जो मतलब रेजन सेम यूज़ होते हैं, जो कन्वेंशनल मटेरियल जो होता है वो सेम होता है जो यूज़ होता है, लेकिन इसको माइक्रोवेव के थ्रू प्रोसीड किया जाता है। इसी वजह से ये माइक्रो पॉलीमराइज पॉलीमर है। तो सेम जिस तरह से ये रैपिड हीट पॉलीमराइज पॉलीमर थे, तो इसको हीट के थ्रू पॉलीमराइज किया जाता है, मतलब हीट और केमिकल इसमें दोनों आ जाता है, इसमें आपने ये याद रखना है, ठीक है बेटे। बाकी आप खुद ही एक दफ़ा रीड दे दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बाकी रीडिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, उसके बाद सेम जिस तरह से हीट क्योर का बताया था, केमिकली एक्टिवेटेड डेंचर बेस्ड मटेरियल का बता दूं। इंग्रेडिएंट देख लें, उसके फंक्शन याद रख लें, ठीक है। ये कंपाउंड, ये सारा जैसे मैंने बताया था कि ये डाइस होते हैं, ये सफ़ायर होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड और डाइब्यूटाइल एथिलेट, प्लास्टराइजर्स होता है, डाई ऑर्गेनिक फिलर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, और इनऑर्गेनिक पार्टिकल भी होते हैं, और ये एस्थेटिक कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिथाइल मेथाक्रिलेट जो कि क्या कहता है, डिजॉल्व बाय मोनोमर टू फॉर्म डव बनाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड पता है इनिशिएटर है, और ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ये डाईमिथाइल पीटोलोडीन याद रखिएगा कि केमिकली एक्टिवेटेड में इनिशिएटर है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बाकी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्रॉस लिंकिंग या ग्लाइकोल डाइमेथाक्रिलेट याद रख लीजिए, आइडोकिनोन इनहिबिटर है, ये बात याद रख लीजिएगा कि ये इनहिबिटर है, ठीक है। सो ये सारा आप खुद देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। केमिकली एक्टिवेटेड बेस मटेरियल जो है, अब इसके एडवांटेज क्या है, ईजी टू डी फ्लास्क हो जाता है, मतलब फ्लास्क से इजीली रिमूव हो जाता है, डायमेंशनली एक्यूरेसी अच्छी होती है, कमेबल ऑफ हायर फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होती है, किससे, देन हीट क्योर से, इसकी हायर होती है फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लो, इंक्रीज क्रीप है इसमें, ठीक है, ये इसके, और इंक्रीज फ्री मोनोमर कंटेक्ट है, बहुत ज़्यादा फ्री मोनोमर होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि फिर जब वो एवोपरेट होगा तो फिर उसमें क्या होगी, वो स्टिफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जो कि अनफेवरेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। कलर इंस्टेबिलिटी होगी, कलर इंस्टेबिलिटी होती है, रिड्यूस स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक है, और टूथ एडिशन फेलियर हो सकता है। यूजेस देखें, फॉर मैक्रिट टेम्पररी क्राउन के लिए यूज़ हो सकता है, FPDS में यूज़ हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल ट्रे, लाइक जिस तरह से हमने कहा था कि कंपाउंड इम्प्रेशन मटेरियल स्पेशल ट्रे यूज़ की जाती है, ठीक है, तो उसमें यूज़ हो सकता है। फॉर डेंचर रिपेयर, रिलाइनिंग, रिब्रेसिंग, फॉर मेकिंग रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस के लिए, ठीक है, उसमें यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो बड़े सारे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। टेक्निक्स जो है इसमें यही है कि स्प्रिंकल ऑन टेक्निक, एडेप्टिव टेक्निक होती है, फ्यूल रेजिंग टेक्निक होती है, कंपेरिजन मोल्डिंग टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये बस एक दफ़ा पढ़ लें इसको बेटे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, लाइट एक्टिवेटेड में इंग्रेडिएंट देखें, फंक्शन देखें, ठीक है। इसमें कोई इसी कॉन्फर्क्यूरेंट प्रोटो इनिशिएटर है, ठीक है, और ये अमाइन डाईमिथाइल अमाइनो इथाइल मेथाक्रिलेट, ये फोटो एक्टिवेटर है, ठीक है। और इसमें जो वो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है, पॉलीईथर यूरेथ्रेन डाईमेथाक्रिलेट, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कि एज अ फिलर यूज़ होता है। और ऑर्गेनिक में एक्रेलिक रेसिन जो कि एज अ फिलर यूज़ होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट एक्रेलिक मोनोमर के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। और ये सप्लाई किया जाता है प्री मिक्स शीट में, लाइक जिस तरह से आपको नज़र आ रही है, प्री मिक्स शीट में विद क्ले लाइक कंसिस्टेंसी में, ठीक है। और पैक की जाती है लाइट प्रूफ पाउचेस, ठीक है, ताकि वो लाइट से क्या रहे, प्रिवेंट रहे। देखिए, ये लाइट विद अ वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए, 500 नैनोमीटर, विजिबल लाइट ब्लू टू वायलेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एडवांटेज देख लें लाइट की ओर के। नो मेथाक्रिलेट मोनोमर, आपने देखा इनके इंग्रेडिएंट में कि कोई मेथाक्रिलेट मोनोमर नहीं था। डिक्रीज पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज होगी, ठीक है, अच्छी बात है। पॉसिबल इम्प्रूव
होगा, पॉसिबल इम्प्रूव फिट होगा, ठीक है, कंपेयर की कन्वेंशनल मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे थे, तो इसका काफ़ी अच्छा फिट होगा। रिक्वायर्ड लिटिल इक्विपमेंट, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें कम इक्विपमेंट की नीड भी होती है, ठीक है, इजीली हो जाता है। डिसएडवांटेज देख लें, डिक्रीज इलास्टिक मॉड्यूलस, ये इसमें क्या हो जाती है, इलास्टिक मॉड्यूलस कम हो जाती है लाइट उसमें। और रिक्वायर हाई आर्टिस्टिक स्किल्स, इसमें बहुत ज़्यादा हाई आर्टिस्टिक स्किल्स की नीड होती है, ठीक है, जो कि मोस्टली नहीं होती, ठीक है, डेंटिस्ट के पास। और टेक्निक सेंसिटिव होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें हैं लाइट एक्टिवेटेड डेंचर बेस मटेरियल की। इंजेक्टेड मोल्डेड रेजिन्स देख लें, इसमें आ जाता है नाइलॉन आ जाता है। नाइलॉन मतलब जो इंजेक्टेड मोल्डेड रेजिन्स के थ्रू बनते हैं वो दे आर मेड ऑफ नाइलॉन्स के बन सकते हैं और पॉलीकार्बोनेट्स के बन सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल सप्लाइड होते हैं जेल में एज अ जेल इन द फॉर्म ऑफ अ पट्टी के शक्ल में, ठीक है। बाकी ये खुद आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके एडवांटेज देख लो, डायमेंशनली एक्यूरेसी होती है, लो फ्री मोनोमर कंटेंट होता है। लो फ्री होगा तो वो एवोपरेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। पॉलीब्यूटेनाइल, पॉलीकार्बोनेट एंड नाइलॉन, गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, एक सांस में पढ़ा रही हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये पॉलीकार्बोनेट आप देखा, नाइलॉन, तो ये गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ देता है। डिसएडवांटेज के लिए हाई कैपिटल कॉस्ट होती है, डिफिकल्ट टू मोल्ड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और लेस क्रेज रेजिस्टेंस है, लेस क्रीप रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटे। तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज, ठीक है, कम से कम होनी चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और पोरोसिटी, कम वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉलिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये और वही चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, पोजिटिव स्ट्रेसेस, स्क्रैचिंग, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है डेंचर बेस की। अब ये जो है